महान संगीतकार एस टी बर्मन के बेटे आर डी बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन, जिनको प्यार से लोग पंचम दा भी पुकारते हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक उम्दा संगीतकार जो होते हैं वो सारी खूबियाँ उनमें मौजूद थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि अपने संगीतकार पिता की कंपनी में रहते हुए भी आर डी बर्मन के शुरू के शौक कुछ अलग ही थे। आर डी बर्मन शुरू में अपने पिता की तरह संगीतकार नहीं बल्कि एक साइकिलिस्ट बनना चाहते थे। उनके पिता ने फिर उनको समझाया कि जिस तरह मैं टेनिस खेलता हूँ, मुझे टेनिस खेलना पसंद है, लेकिन अपने शौक को अलग करके मैं ज़िंदगी में बनना जो चाहता हूँ वो मुझे निर्णय लेना पड़ा था। तो फिर एस डी बर्मन को सचिन राहुल देव बर्मन ने कहा था कि मैं आपसे भी ज़्यादा बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँगा। जी हाँ, आर डी बर्मन की ये बात सच साबित हुई थी और बहुत ही ज़्यादा उम्दा संगीतकार बने थे आर डी बर्मन, जिनका जन्म हुआ था 27 जून 1939 को। अपने पिता की कंपनी में रहते हुए म्यूज़िक की तो उनको बहुत समझ छोटी सी उम्र में ही आ गई थी, लेकिन उनको पहले पहले ये लगता ही नहीं था कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनेंगे। उनके शौक़ कुछ और ही थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे फ़िल्मी दुनिया के लोगों का आना जाना उनके घर में रहा, फिर उनका भी रुझान म्यूज़िक की तरफ हो गया और धीरे धीरे वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने की ओर बढ़ते चले गए। यूँ तो आर डी बर्मन जी को म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च करने की बातें शुरू से ही चल रही थी, लेकिन एस टी बर्मन उनके पिता चाहते थे कि अभी उनके बेटे को और संघर्ष करने का मौका मिले और एक्सपीरियंसेस हों जिनके आधार पर वो अपनी नींव अच्छे से रख सकें। लेकिन महमूद महान कॉमेडियन वो एक फ़िल्म बना रहे थे छोटे नवाब, जिसमें पहली बार आर डी बर्मन को, राहुल देव बर्मन को अपना म्यूज़िक देने का मौका मिला था। इसमें एक गाना था जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। ये गाना बहुत मकबूल हुआ था और इस गाने का म्यूज़िक भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद फिर एक और फ़िल्म आई थी जिसमें पहले देवानंद साहब काम करने वाले थे, लेकिन अपने काम की मसरूफ़ियत की वजह से वो इस फ़िल्म में काम नहीं कर सके थे और इस फ़िल्म में फिर काम किया था शम्मी कपूर ने। यह फ़िल्म आई थी 1966 को और इस फ़िल्म का नाम था तीसरी मंजिल। इस फ़िल्म को नासिर हुसैन ने बनाया था और फ़िल्म का संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और इस फ़िल्म के संगीत के साथ ही आर डी बर्मन ने फिर अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ़िल्म इंडस्ट्री ने भी उनको एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर अपनी अनुमति दे दी थी कि हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री वाले भी उनको म्यूज़िक डायरेक्टर, एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर मानते हैं। इसके बाद तो फिर उन्होंने बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात जैसी उम्दा फ़िल्मों में काम किया। अपना म्यूज़िक इन फ़िल्मों में दिया। यादों की बारात के वो गाने आपको याद ही होंगे। जीनत अमान पर जो फ़िल्माए गए थे, आज भी यंगस्टर्स की वो पहली पसंद है। आज के ज़माने में, आज की जनरेशन के लोग भी वो गाने सुनना पसंद करते हैं। आर डी बर्मन की जोड़ी गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ भी खूब जची और किशोर कुमार की आवाज़ का जादू भी उनके संगीत पर खूब चढ़ा। इसके अलावा मन्ना डे, हर एक कलाकार के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो लता मंगेशकर हों और चाहे आशा भोसले हों। सभी कलाकारों के साथ, सभी गायकों के साथ उन्होंने काम किया। अगर आर डी बर्मन की पर्सनल ज़िंदगी की बात करें तो 1966 में रीटा पाटेल के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन 1971 आते-आते इन दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद आशा भोसले और आर डी बर्मन की शादी की खबरें भी उड़ी थी कि इन दोनों की शादी हुई है। तो इस तरह धीरे-धीरे करके आर डी बर्मन ने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी एक ख़ास जगह, एक ख़ास पहचान बना ली।
आर डी बर्मन और राजेश खन्ना की जोड़ी को भी खूब पसंद किया जाता रहा है। इनकी जोड़ी ने भी खूब गाने दिए थे फिल्म इंडस्ट्री को किशोर कुमार की आवाज़ में। आर डी बर्मन का म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक था जो कि अपने आप में अलग तरह की पहचान रखता था। देखिए उस ज़माने में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जब उनके खुद के पिता एस डी बर्मन, जब शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी जैसे उम्दा संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे, तब उन्होंने अपने म्यूज़िक की वजह से अपनी एक अलग पहचान बना लीजिए, एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने गोलमाल जैसी कॉमेडी फ़िल्म में भी उम्दा म्यूज़िक दिया और घर जैसी संजीदा सीरियस फ़िल्म में भी अपनी जादुई म्यूज़िक धुनों से सबको अचंभित किया। फिर एक ऐसा दौर आया 80 का जब बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारों को फल बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारों के बेटों को, बच्चों को लॉन्च करने का टाइम आ गया था। चाहे वो राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव हों, चाहे वो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल हों और चाहे वो सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त हों। सभी को फ़िल्मों में म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन ने और उनका म्यूज़िक इतना पसंद किया गया था लोगों के द्वारा कि हर एक की ज़ुबान पर आर डी बर्मन का ही नाम था। 1975 का वो दौर भी कौन भूल सकता है जब शोले फ़िल्म में बेहतरीन म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन ने। आर डी बर्मन ने शोले फ़िल्म में जो टाइटल म्यूज़िक दिया था, वो धुनें आज भी बच्चे-बच्चे के ज़हन में गूंज रही हैं। जब फ़िल्म शुरू होती है, तब वो टाइटल ट्रैक जब बजता है, तो आज भी कान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि अमजद खान, जिन्होंने गब्बर सिंह की भूमिका निभाई थी, उन्होंने कहा था कि शोले फ़िल्म में गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर इतना डेवलप हुआ, इतना उम्दा कैरेक्टर बना उनका। रमेश सिप्पी का तो कमाल था ही डायरेक्टर के तौर पर, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर आर डी बर्मन का भी बहुत कमाल था। उन्होंने बताया कि जिस तरह जब गब्बर सिंह की एंट्री होती है, जब गब्बर सिंह का कोई भी सीन आता है, तब एक दिल को अचंभित कर देने वाली एक धुन निकलती है, फ़िज़ा में गूंजती है। वो धुन जब गब्बर सिंह आता है, उसका सीन तब आती है और ये कमाल आर डी बर्मन का ही था, निस्संदेह। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शोले फ़िल्म का चाहे वो टाइटल ट्रैक हो, चाहे कोई भी गाना हो शोले फ़िल्म का, आनंद बख्शी की खूबसूरत लाइनों में जो जादुई धुनें सजाई थी आनंद आर डी बर्मन ने, वो उनका ही कमाल था। लेकिन कहते हैं कि फिर 80 का दशक आते-आते एक ऐसा टाइम आ गया जब अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और शम्मी कपूर से लेकर देवानंद जैसे अभिनेताओं के लिए धुनें बनाने वाले आर डी बर्मन के पास काम के लाले पड़ गए और एक दफ़ा तो फिल्म इंडस्ट्री ने उनको फ्लॉप म्यूज़िक डायरेक्टर कहकर भी पुकारना शुरू कर दिया था। ये वो बुरा दौर था जब आर डी बर्मन के पास काम की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और उनके ऊपर आर्थिकता का भी बहुत बड़ा बोझ आ गया था। तब बहुत सारे बड़े-बड़े फ़िल्म निर्माताओं ने उन पर भरोसा ना जताते हुए उनको पहले फ़िल्मों के लिए साइन कर लिया और उसके बाद उनकी जगह किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर को काम दे दिया। इनमें से सुभाष घई की एक फ़िल्म आई थी, राम लखन। इस फ़िल्म में पहले आर डी बर्मन जी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनको निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत ले लिया गया था। बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया था आर डी बर्मन ने और बहुत ज़्यादा गिले-शिकवे हो गए थे उनको फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रति। लेकिन फिर 90 का वो दौर भी आया जब विदु विनोद चोपड़ा ने उनको अपनी फ़िल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए साइन किया और इस फ़िल्म में उन्होंने इतना लाजवाब संगीत दिया, जो फ़िल्म इंडस्ट्री को, भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लोगों को भी आज तक याद है। वो मधुर संगीत इतना लाजवाब था अपने आप में कि हर कोई आर डी बर्मन को दोबारा से फ़िल्म इंडस्ट्री में
देखकर खुश हो गया था कि हाँ, जिस कलाकार का, जिस म्यूज़िक डायरेक्टर का तिरस्कार किया गया था, वो आज फिर से पुरस्कारित होंगे। लेकिन ये समा अभी आना बाकी था जब इस फ़िल्म के म्यूज़िक की, इस फ़िल्म की सफलता की पार्टी होनी थी। उससे पहले ही 4 जनवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने से आर डी बर्मन जी का देहांत हो गया और ये एक उम्दा म्यूज़िक डायरेक्टर हमेशा हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा से और उनके चाहने वालों की आंखों से ओझल हो गया। लेकिन आर डी बर्मन जी का संगीत हमेशा ही फिज़ाओं में गूंजता रहेगा। जब जब भी उनके फैंस, उनके चाहने वाले 70 और 80 के दशक में उनकी धुनों पे सजे वो खूबसूरत गाने सुनेंगे, तब तब आर डी बर्मन जी को याद किया जाता रहेगा। निस्संदेह ही भले ही हिंदी सिनेमा ने उनका एक समय पर आकर तिरस्कार किया हो, लेकिन उनके भारतीय फ़िल्मों में संगीत में जो उन्होंने अहम योगदान दिया है, उनको नहीं भुलाया जा सकता। ख़ासकर सदी की भारतीय सिनेमा की महान फ़िल्म शोले में जो उन्होंने संगीत दिया, उसको लोग कभी नहीं भुला सकते हैं। नमस्कार।